आपने क्या किया? आपने गिड़गिड़ाया, आंखें दिखाई, मन्नतें मांगी कि आपको 29 सीटें मिली? आपने क्या किया? मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, पढ़ा लिखा युवा हूं 21वीं सदी का, तो मेरे लॉजिक्स में मैं लॉजिकल बातें क्लियरली अक्रॉस द टेबल में रखता हूं। अगर वो सामने वाले को जचती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। तो क्या कहा? मेरा एक सिंपल सा लॉजिक था, चुनाव में विद इन द अलायंस नहीं लड़ रहा हूं। गठबंधन के भीतर आप कितनी सीटें पा रहे हैं, ये आपकी सीटें जीतने की काबिलियत को नहीं दर्शाता। इवेंचुअली चुनाव हम लोग को महागठबंधन से लड़ना है। हाँ। आज मैंने 29 सीटें पा ली, किसी ने 101 पा ली, किसी ने 6 पा ली। ये काबिलियत नहीं है हम लोग की। अब हम लोग को जाके महागठबंधन से हम लोग को चुनाव जीतना है। कितने हमारे विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचते हैं, वो हम लोग की ताकत को दर्शाएगा। उसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कभी भी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि सामने एक दल है जो कि उस वक्त 100-125 की बात हो रही थी, अब तो आई थिंक 143 और वॉट एवर ऑड सीट्स दे कंटेस्टिंग ऑन। 100 से नीचे मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी ना लड़े। अगर वो 100 लड़ेंगे, स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड उतना या एक आगे पीछे, उस वक्त ये चर्चा चल रही थी, वो लड़ते। तो जब 100, 101, 102 इधर क्लियर हो ही गया था, सो वी वर लेफ्ट विद 40-42 ऑड सीट्स। उसमें मैंने एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि भाई आप एक लोकसभा के ऊपर आप विधानसभा बांध दीजिए, 5 बांधनी है, 6 बांधनी है, 7 बांधनी है, वॉट एवर। उस हिसाब से हम तीनों में इसका डिवीजन हो जाए। 6 का आंकड़ा बैठा, उसमें फिर भी मुझे 1 सीट का नुकसान हुआ। 6 पंजे 30 होता है, मेरे पास 29 आई, बट उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को 29 विधायक उन्होंने जीत कर दिए थे। एक बार फिर 20 साल के बाद मेरे पास मौका है 29 के 29 विधायक जीतने का। फॉर्मूला बता दिया, लेकिन अब ये बता दीजिए 29 में से कितने विधायक? मैं तो मान के चलूंगा कि मैं 29 के 29 में जीत रहा हूं। वाई वुड आई अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ? मैं तो उतनी मेहनत, उतनी तैयारी हर एक सीट पे मैं कर ही रहा हूं। इवेंचुअली सब जनता के हाथ में होता है, बट मैं मानता हूं कि मैं 29 के 29 मैं जीतूंगा। हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट इस बार ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 2010 से ऊपर? 2010 से डेफिनेटली। अच्छा, 29 अगर आप ले आएंगे तो फिर बड़ा दल हो जाएंगे, तो फिर आप उप मुख्यमंत्री वाला पद मांगेंगे अपनी पार्टी के लिए? आप बता दीजिए, अपने लिए मांगेंगे या अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे? आप अपनी गलतियों से तो सीखते ही सीखते हैं, बट दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा जरूरी होता है। मैंने कई दलों को हाशिए पे जाते हुए देखा है, इस जिद को सामने रख के कि भाई पहले मुझे घोषित करो, मुझे घोषित करो। मैं कतई इन विषयों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहता। मैं लम्हे में जीता हूं, मोमेंट में मैं जीता हूं, मेडिटेशन में विश्वास रखता हूं। फिलहाल हमारा गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करे, ये हम लोग की प्राथमिकता है। इवेंचुअली परिणामों के बाद सरकार में कौन किस भूमिका में रहेगा, वो फैसला तब लिया जाएगा जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर के बाद। इतना लंबा आंसर यही कह देते कि नहीं? तो उप मुख्यमंत्री आप चाहते हैं आपकी पार्टी का बने कि नहीं? मेरी सारी चाहतें 14 नवंबर के बाद सामने आएंगी। पहले आप उस काबिल तो बनिए चाहत रखने के लिए। पहले मैं उतना काबिल बन जाऊं, फिर चाहते रखूंगा। नहीं तो मैं तो मान के चल रही हूँ, आपने कहा 29 में से 29 लाऊंगा, मैं आपसे इतनी मेहनत मैं कर रहा मान के चल रहा हूँ। है? आपने कहा तो मैंने माना, मान के चल रहे हैं। तो अब 29 आ गए तो ये मानकर चला जाए कि आप उप मुख्यमंत्री पद मांगेंगे। सो चाहत और हकीकत में जो फर्क होता है, उसका अनुभव मैंने पिछले 3 सालों में किया है। चाहते और हकीकत अगर एक ही होते ना, तो मैंने कभी नहीं चाहता कि पापा मुझे छोड़ के जाते या मेरा घर परिवार टूटता। तो मैं मानता हूं कि चाहत और हकीकत में डिफरेंस होते हैं। एक बार मेरी चाहते हकीकत में परिवर्तित हो जाए, फिर मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। अच्छा, आपकी चाहत क्या है? केंद्र में रहना कि बिहार में आना? मेरा बिहार में आना, एब्सोल्युटली। मैं तो बल्कि इस चुनाव में मैंने जैसा कहा भी था, मैं चाहता था कि हम लोग मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो मैं पिछला सवाल और ये वाला जवाब दोनों जोड़ सकती हूँ? कतई ऐसा ना करें, 2 अलग अलग प्रश्न है, दोनों के जवाब अलग अलग समझे। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं इस बार भी मैं चुनाव लड़ूं, बट नेगोशिएशंस ही इतने स्ट्रेच हो गए कि उसके बाद या तो मैं अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाता या मैं खुद चुनाव लड़ता। नहीं तो अगर मुकेश सहनी कुछ % के साथ और 12-13 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद मांग सकते हैं, तो चिराग पासवान भी तो मांग सकते हैं। मांग के लिया तो क्या लिया, अपने सामर्थ्य पे आप आइए ना।
मैं ये मानूंगा कि ये बॉलीवुड वाला इवेंचुअली ये आपकी आपका पीछा तो नहीं छोड़ता। इवेंचुअली आपकी काबिलियत ऑटोमेटिकली अब सामर्थ्य। भाई मुझे बताइए, ये कोई सामान्य परिस्थिति है गठबंधन की राजनीति? और क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं स्टडी करता हूं राजनीति को। मैंने गठबंधन की राजनीति में आज तक कभी नहीं देखा कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें उठा के दे दी जाती हूं चुनाव लड़ने के लिए। मैं जीता वो सेकेंडरी, पर ये विश्वास होना कि ये लड़के जीत सकता है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने तो 9 वालों को 7, 7 वालों को 5, 5 वालों को 2, 2 वालों को 1 बोल के मर्ज करवाते हुए भी मैंने देखा है। ऐसे में एक सांसद वाली पार्टी को 5 दे दिया गया सामर्थ। मैं 1 बोलने वाला था, फिर मुझे याद आया कि मेरे तो वो विधायक भी चला गया, तो मेरे वो विधायक भी नहीं बचे, तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना चुनाव लड़ने के लिए। सामर्थ ना। सो इवेंचुअली योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज विल काउंट। आपका दबाव ये सब काम नहीं आता। इस बार बिहार किस पर वोट करेगा? ये अक्सर कहा जाता है कि बिहार में वोट जाति पर होता है, बाकी सारी बातें बाद में, जाति है कि जाति नहीं। आपको लगता है इस बार भी जाति पर ही वोट होने वाला है? मैं मानना चाहूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि प्रदेश की हमारी जात पात धर्म मजहब की राजनीति ने सबसे ज्यादा बिहार और बिहारियों का नुकसान किया। एंड व्हाट सरप्राइजेस मी इवन मोर कि आज की तारीख के भी जो युवा नेता हैं वो भी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए अपने सीने पे तमगे की तरह जातीयता और सांप्रदायिकता के समीकरण को टांग के चलते हैं, उसको फ्लॉन्ट करते हैं और उसको एमवाई समीकरण बोलते हैं। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, बट अनलाइक राजद के एमवाई में जिसमें एम रिप्रेजेंट सांप्रदायिकता, जिसको इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना रखा है, एंड वाई रिप्रेजेंट जातीयता, जो कि सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित है और कोई दूसरा यादव उनके यहां आगे नहीं आ सकता। ऐसे में मेरा एक एमवाई समीकरण है, जहां एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। तो मैं इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। काबिले तारीफ है अगर ये आपका एमवाई समीकरण है और आप कह रहे हैं कि आप मानना चाहते हैं कि जाति पर वोट नहीं होता है, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। आज राहुल गांधी जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको स्टेज पर बुलाकर नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। इस तरीके के बयान फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचाएंगे आप किसी पे इस तरीके। और ये देखिए कहीं ना हताशा को दर्शाता है। जब आप चिढ़ के बयान देते हैं ना, अब ये चिढ़ा हुआ बयान है, जब आप चिढ़ के कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है कि आप हताश हैं, आप निराश हैं। नहीं तो इस तरीके का आप बोलिए ना भैया कि आपके 11 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया, बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ। 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 1 साल में बिहार आ गए तो क्या देकर गए। नीति पे सवाल उठाइए ना, जितने सवाल उठाने, और हम सब खड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने। बट किसी की मां को गाली देना, और मैं इस बात को इसलिए भी ज्यादा महसूस करता हूं क्योंकि लोकसभा में खुद मेरी मां को, मेरे परिवार को इसी तरीके से गालियां दी गई थी। इस तरीके से व्यक्तिगत जाना, मुझे कतई किसी प्रोफेशनल उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। जो लोग नाचकर भी अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेहनत करते हैं।